हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन पार्ट में स्टूल एग्जामिनेशन ये चैप्टर देखने वाले हैं। दोस्तों, जनरल प्रैक्टिस में हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन बहुत ही कम बार यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस वगैरह रहते हैं वहाँ पे हम लोगों को स्टूल एग्जामिनेशन वगैरह करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल समझो कि डायरिया का कॉज वगैरह फाइंड आउट नहीं हो रहा है, कई बार एनीमिया का कॉज फाइंड आउट नहीं होता, तो हम लोग वहाँ पे ऑकल्ट स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड वगैरह करवाते हैं। तो ऐसे केसेस कुछ स्पेशल केसेस वगैरह है, यहाँ पे हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन वगैरह करवाते हैं दोस्तों। ठीक है। सो आज इस लेक्चर में आज हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन के इंडिकेशन, वहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन हम लोग कैसे कैसे तीन टाइप से, मतलब वहाँ पे ग्रॉस एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन, वहाँ पे क्या क्या देखना रहता है, उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसे करवाना रहता है, एक आपको एक आइडिया आनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग इस लेक्चर्स में डिटेल में ये सब चीज़ें वगैरह देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर्स में आज हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे, तो आप सभी लोगों ने ये थोड़ा सा एक नोट डाउन कर लेना कि कौन सी कंडीशन में ये स्टूल एग्जामिनेशन वगैरह करवाना पड़ता है। एक आपको एक अच्छी तरह से एक आइडिया आनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे उसके इंडिकेशन ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन क्या क्या है जरा सा वहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। इंडिकेशन में सबसे पहले आता है दोस्तों वहाँ पे कुछ पॉसिबल कॉजेज फॉर अननोन डायरिया। ठीक है। कई बार हम लोग जो पेशेंट को समझो डायरिया वगैरह आता है, तो कई बार हम लोग फूड पॉइजनिंग वगैरह करके जरा सा वहाँ पे मेट्रोनाडाजोल, सेट्रोनाडाजोल, ऐसे जो एंटी अमेबिक ड्रग्स वगैरह है, ये हम लोग पेशेंट को दे के वहाँ पे कई बार अच्छी तरह से रिजल्ट भी आता है दोस्तों। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे कुछ केसेस वगैरह रहते हैं कि वहाँ पे पेशेंट को डायरिया अच्छी तरह से ट्रीट नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को ज़रा सा स्टूल एग्जामिनेशन वगैरह ये सैंपल पेशेंट का भेजना रहता है दोस्तों। ठीक है। बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे टू स्क्रीन द फॉर बैक्टीरिया, वायरसेस, इंटेस्टाइनल पैरासिट्स। मतलब वही हो गया कि पेशेंट को डायरिया वगैरह है, तो ज़रा सा वो बैक्टीरियल कॉजेज़ की वजह से है या फिर वायरल कॉजेज़ की वजह से, उसका कॉज फाइंड आउट करने के लिए ज़रा सा ये वर्म इन्फेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें देखने के लिए ज़रा सा यहाँ पे हम लोग ये स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं दोस्तों। ठीक है। बाद में तीसरा आता है दोस्तों यहाँ पे ब्लड थ्रू स्टूल, मतलब ऑकल्ट ब्लड देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन ये ज़रा सा देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। कई बार क्या होता है पेशेंट को एनीमिया कंसिस्टेंस रहता है, हम लोग सब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ एनीमिया का कॉज समझो रोल आउट वगैरह नहीं होता है, और पेशेंट ने कई बार एक दो बार समझो कंप्लेन वगैरह की कि वहाँ पे स्टूल में हल्का सा ब्लड वगैरह जाता है या फिर रेडिश स्टूल वगैरह है कई बार, तो ऐसे केसेस में ज़रा सा स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड ये एग्जामिनेशन हम लोग पेशेंट में करवाते हैं दोस्तों। ये स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड पेशेंट को कंजुगेटिव 3 सैंपल्स लिए जाते हैं 3 डेज में। ठीक है। 3 डेज जो पेशेंट को 3 दिन कंटिन्यू पेशेंट को स्टूल लिया जाता है सैंपल के लिए, और वहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन में वहाँ पे ऑकल्ट ब्लड वगैरह चेक किया जाता है, मतलब कुछ आरबीसी पार्टिकल्स वगैरह है क्या स्टूल में, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखा जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। समझो ऐसे 3 दिन में कॉन्स्टेंटली समझो 2 दिन तक के पेशेंट को समझो 3 सैंपल में से 2 सैंपल में समझो आरबीसी वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो हम लोग ये स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड ये पॉजिटिव करते हैं, और उसको आगे चल के उसको पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के लिए वगैरह एडवाइस करते हैं दोस्तों वहाँ पे। ठीक है। कोलोनोस्कोपी वगैरह क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि कुछ समझो वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन में से कहीं से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट है, तो ये देखने के लिए हम लोगों को वहाँ पे कोलोनोस्कोपी वगैरह पेशेंट के एडवाइजेबल रहती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। तो उसका एनीमिया का कॉज अच्छी तरह से फाइंड आउट होने के बाद हम लोग वहाँ पे ट्रीट अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ऑकल्ट ब्लड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे जनरल प्रैक्टिस में मैक्सिमम जो स्टूल एग्जामिनेशन हम लोग करवाते हैं ये सिर्फ ऑकल्ट ब्लड के लिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट में करवाते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। बाद में कई बार समझो कुछ अब्डोमिनल पेन्स वगैरह है पेशेंट को, जरा सा वर्म इन्फेस्टेशन, ये सब चीज़ें वगैरह वहाँ पे देखने के लिए हम लोग अब्डोमिनल पेन्स का कॉज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए ये सब चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे ये स्टूल एग्जामिनेशन वगैरह करवाते दोस्तों। कई बार क्या होता है हमारे स्टूल में से कुछ फैट्स पार्टिकल्स वगैरह, फैट वगैरह या अनडाइजेस्टेड फैट वगैरह स्टूल में से पास आउट होता है, तो कई बार ऐसे पेशेंट में समझो कोलाइटिस जैसे पेशेंट में वगैरह ये अब्डोमिनल पेन वगैरह रहता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ फैट ये सब चीज़ें वगैरह देखने के लिए हम लोग वहाँ पे भी ये स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है। बाद में जैसे कि हमने अभी देखा कि स्टेटोरिया वगैरह, स्टेटोरिया मतलब क्या रहता है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फैट इन फिकस। ठीक है। स्टेटोरिया मीन्स क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फैट इन फिकस, मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग हमने खाना खाते हैं वहाँ पे फैट वगैरह रहता है, उसमें फैट वगैरह डाइजेस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में नहीं होता, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये अनडाइजेस्टेड फैट इज फिकस थ्रू, मतलब स्टूल थ्रू बाहर जाता है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में ज़रा सा पेस्टी स्टूल वगैरह दिखता है, तो ऐसे समझो यहाँ पे स्टेटोरिया वगैरह है, तो हम लोग को कॉज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए ज़रा सा स्टूल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। ऐसे कई बार कोलाइटिस के पेशेंट में वगैरह स्टेटोरिया वगैरह ज़रा सा देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है। इसलिए ज़रा सा ये स्टेटोरिया वगैरह है तो पेशेंट में और कुछ सैंपल्स वगैरह स्टूल एग्जामिनेशन और कुछ फाइंड आउट वगैरह होती है क्या, ये सब देखने के लिए भी हम लोग वहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं दोस्तों। ठीक है। बाद में आता है कि टू स्क्रीन फॉर कोलोरेक्टल कैंसर्स। ठीक है।
सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, कई बार ये पेशेंट को समझो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऐसे कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट में डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव चलते रहता है। तो ऐसे में सबसे जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रहता है ये स्टूल एग्जामिनेशन रहता है। वहाँ पे जरा सा देखना रहता है कि WBCs वगैरह केमिकल एग्जामिनेशन में जरा सा फाइंड आउट हो सकता है कि WBCs RBCs वगैरह ये स्टूल में जा रहे हैं क्या, या फिर स्टेटोरिया वगैरह है क्या। ये सब चीज़ें वगैरह हम लोग यहाँ पे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टूल एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें देख लेती है। वहाँ पे समझो कुछ फाइंडिंग्स वगैरह में ज़रा सा कुछ ऐसे कुछ क्वेरी वगैरह लगती है तो हम लोगों को आगे पेशेंट को कोलोनोस्कोपी वगैरह पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेशंस है कि कौन से कंडीशन में ये हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि अननोन डायरिया वगैरह है, या फिर पेशेंट को समझो कुछ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह है क्या स्टूल थ्रू, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे देख सकते हैं। ये वही तीसरी बात का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑकल्ट स्टूल ब्लड वगैरह देखने के लिए भी हम लोग यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं। अब्डोमिनल पेन, स्टेटोरिया और यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह स्क्रीन आउट करने के लिए ऐसे इंडिकेशंस वगैरह, ये बहुत सारे इंडिकेशंस है कि स्टूल एग्जामिनेशन वहाँ पे उस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रा जनरल ये इंडिकेशंस है हमारे स्टूल एग्जामिनेशन हम लोगों को कब कब करवाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझो दोस्तों, हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो जनरली हम लोग पेशेंट का जनरली पेशेंट को जो मॉर्निंग का स्टूल रहता है, मॉर्निंग का स्टूल हम लोग एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ज़रा एक हम लोग छोटा कंटेनर में स्टूल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे इंडिकेशन देखने के बाद ज़रा सा इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे करना है ज़रा सा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टूल एग्जामिनेशन में हम लोग 3 टाइप में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ग्रॉस एग्जामिनेशन में जो पेशेंट का जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका कलर कैसा है। उसके बाद में सॉरी उसके बाद में पेशेंट को समझो स्टूल में कुछ पार्टिकल्स वगैरह ऐसे ग्रॉस एग्जामिनेशन में मिलता है कि ये सब चीज़ें देखेंगे। बाद में हम लोग को वहाँ पे केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग इंटरप्रिटेशन में जो पेशेंट का जो ग्रॉस एग्जामिनेशन है स्टूल का वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो ग्रॉस एग्जामिनेशन है, ग्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल देखेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब पेशेंट का समझो स्टूल हार्ड है या फिर वाटरी है या फिर वहाँ पे पेस्टी कलर का, मतलब वहाँ पे ज़रा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में वगैरह है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जनरली जो पेशेंट का जो स्टूल रहता है, जनरल पेशेंट में जो नॉर्मल पेशेंट का स्टूल रहता है वो सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है। एकदम हार्ड भी नहीं और वो एकदम पतला भी नहीं, इस टाइप में पेशेंट का स्टूल हम लोग नॉर्मल पेशेंट में रहता है दोस्तों, ठीक है। सबसे दोस्तों पहले कंसिस्टेंसी में समझो पेशेंट को समझो वाटरी स्टूल है, मतलब पेशेंट को समझो एकदम पतली पतली संडास हो रही है, तो ऐसे केसेस में ये जनरली डायरियल केसेस में वाटर स्टूल्स वगैरह पाया जाता है दोस्तों। यहाँ ये आप लोगों को जनरली पता है, ठीक है। बाद में समझो पेशेंट को ड्राई है और हार्ड स्टूल रहता है। कई बार पेशेंट को एकदम कड़क संडास होती है और ड्राई रहता है, ठीक है। जैसे कि पेशेंट में ऐसे पेशेंट में जनरली कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट रहते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में वगैरह पेशेंट को जो मोशन रहता है एकदम हार्ड रहता है और कई बार ये ड्राई भी स्टूल रहती है, ठीक है। ऐसे में पेशेंट को जो फिकोलिट्स कहते हैं, मतलब जो स्टोन टाइप जो स्टूल रहता है हमारा स्टोन टाइप एकदम कड़क हो जाता है, तो ऐसे फिकोलित वगैरह जिसको हम लोग फिकोलित कहते हैं, ठीक है। फिकोलित मतलब क्या रहता है, एक हार्ड स्टोन टाइप ये हमारी स्टूल बन जाती है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को मैन्युअली भी निकालना पड़ता है। जनरली ओल्ड एज पेशेंट में ऐसा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे वाटर स्टूल है तो डायरियल स्टूल हम लोग कह सकते हैं, और ड्रायर हार्ड स्टूल है तो उसको हम लोग कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। बाद में कई बार पेस्टी स्टूल रहता है, ठीक है। पेस्टी स्टूल मतलब एकदम चिपचिपा सेमी सॉलिड रहता है, वहाँ पे जरा सा कि वहाँ पे फेस वगैरह आता रहता है, फ्रोदिंग वगैरह रहते हैं स्टूल में। कई बार ऐसे जैसे कि पेशेंट को फैट वगैरह वहाँ पे दिखाई देता है जैसे स्टूल में, ठीक है। जनरली ड्यू टू हाई फैट कंटेंट्स, ठीक है। जो समझो पेशेंट हाई फैटी डाइट वगैरह डाइजेस्ट वगैरह करता है तो वहाँ पे समझो उसको डाइजेस्टिव वहाँ पे फैट अनडाइजेस्ट रहता है, फैट प्रॉपर तरीके से पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ऐसे केसेस में वगैरह पेस्टी स्टूल वगैरह रहता है। पेस्टी मतलब एकदम चिपचिपा ऐसा पतला सा तो सेमी सॉलिड टाइप में हम लोग कर सकते हैं। वैसे में उसमें फैट भी रहता है, थोड़ा सा लिक्विड भी रहता है और थोड़ा सा पेस्ट टाइप भी रहता है। ये पेस्टी टाइप स्टूल जनरली जो ड्यू टू हाई फैट कंटेंट्स वगैरह स्टूल में हाई फैट रहता है, वो भी अनडाइजेस्टेड फैट रहता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे केसेस में कई बार पेस्टी स्टूल पाया जाता है, ठीक है। बाद में दोस्तों समझो कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, इसमें भी ऐसे केसेस में पेस्टी स्टूल वगैरह पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, कॉमन बाइल डक्ट्स मतलब समझो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो ये बाइल फ्लो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं आता दोस्तों। जनरली जो बाइल वगैरह है, बाइल ये क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे इंटेस्टाइन में थोड़ा सा सीक्रेट होता है, तो वहाँ पे स्टूल का जो
प्रोसेसिंग होता है वहाँ पे स्टूल प्रोसेसिंग में ज़रा सा इम्पोर्टेंस रहता है। और वहाँ पे जैसे कि फैट कंटेंट वगैरह ये सब चीज़ें ऑब्जर्व वगैरह करने के लिए यहाँ पे बाइल या फिर पैनक्रेटिक जूसेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। कि हम लोगों ने पैनक्रेटिक एंजाइम्स में भी देखा था कि ट्रिप्सिन का एमाट्रिप्सिन वगैरह कैसे कैसे हमारे फूड डाइजेशन में वगैरह कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे पैनक्रेटिक इनसेफिशिएंसी या फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो बाइल का फ्लो है वो इंटेस्टाइन में नहीं आता, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है दोस्तों, हमारा स्टूल प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता। तो ऐसे केसेस में भी ये पेस्टी टाइप का स्टूल वगैरह यहाँ पे कई बार देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज मतलब क्या रहता है दोस्तों, जनरली जो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, जो पेशेंट हम लोग समझो गेहूँ वगैरह खाते हैं, गेहूँ है वहाँ उसके सबसे बाद में जो बार्ली का आटा वगैरह है वहाँ पे ग्लूटेन रहता है। ठीक है, समझो पेशेंट के ग्लूटेन के लिए, समझो ग्लूटेन एक नाम का प्रोटीन है, वो समझो ग्लूटेन वगैरह डाइजेस्ट करने के लिए कई बार पेशेंट की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए हम लोग वहाँ पे ग्लूटेन, जैसा कि ग्लूटेन को सेंसिटिव रहती है कई बार पेशेंट की बॉडी, तो ऐसे केसेस में भी ये ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे केसेस में भी ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये अनडाइजेस्टेड ग्लूटेन वगैरह पेशेंट के पेस्टी स्टूल वगैरह उसके हिसाब से ये हो सकता है ऐसे सीलियाक डिसीज में। ठीक है, तो सीलियाक डिसीज क्या है, हमारा जो ग्लूटेन रहता है ग्लूटेन के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहती है पेशेंट की बॉडी, और वहाँ पे ग्लूटेन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है, इम्यून सिस्टम और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइनल लेयर में ज़रा सा इन्फ्लामेशन वगैरह क्रिएट होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको सीलियाक डिसीज कह सकते हैं। तो ऐसे सीलियाक डिसीज में वगैरह ज़रा सा दोस्तों यहाँ पे पेस्टी स्टूल वगैरह भी पाए जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, मतलब स्टूल की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पेशेंट को कौन से डिसीजेस वगैरह हो सकते हैं, ये हम लोगों ने देखे हैं दोस्तों अभी। ठीक है, अभी हम लोग ज़रा सा आगे करते हैं, आगे जाते हैं कि पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन में हम लोग कलर के हिसाब से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये अभी हम लोग इस लेक्चर में अभी देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो स्टूल है उसको नॉर्मल कलर क्या है, ज़रा सा ये ब्राउन ड्यू टू स्टर्कोबिलिडोजन। ठीक है, जो बिलिरोजन, जो स्टर्कोबिलिडोजन की वजह से पेशेंट का जो स्टूल हमारा जो रहता है ब्राउन टाइप में रहता है। ठीक है, कौन सा है, ब्राउन टाइप में रहता है। इस टाइप में जो स्टूल है ना ये दोस्तों, जैसे जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ब्राउन कलर स्टूल, ये जनरली नॉर्मल रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू स्टर्कोबिलिडोजन, ये स्टर्कोबिलिडोजन जो बाइल फॉर्मेशन में ये जरा सा हम लोगों ने जो अभी देखा था वो उसके हिसाब से ये नॉर्मल स्टूल रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बाद में देखते दोस्तों येलो, समझो येलो है और ग्रीन कलर का, येलो ग्रीन कलर का ये समझो स्टूल वगैरह है। तो जनरली क्या होता है दोस्तों यहाँ पे येलो ग्रीन कलर का स्टूल ये जनरली डायरिया केसेस में वगैरह ये केसेस में पाया जाता है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है पतला पतला एकदम पीली पीली कलर की संडास वगैरह है, तो ऐसे केसेस में वगैरह जनरली ये कैसा रहता है दोस्तों यहाँ पे, ये डायरियल केसेस की वजह से वगैरह ये येलो ग्रीन कलर का स्टूल वगैरह हो सकता है। ठीक है, बाद में आता है हमारे जनरल प्रैक्टिस, हमारे प्रैक्टिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को मलिना वगैरह है क्या, मतलब पेशेंट को ब्लैक एंड टेरी स्टूल्स वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें भी हम लोग पेशेंट को कई बार पूछते हैं कि आपकी मोशन किस कलर की वगैरह है। तो ऐसे जनरली पेशेंट समझो जो CLD का रहते हैं, मतलब क्रोनिक लिवर डिसीज के वगैरह पेशेंट रहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री नोट डाउन करने रहते हैं कि वहाँ पे स्टूल कैसा पेशेंट का, मतलब समझो ब्लैक और टेरी स्टूल कलर है तो यहाँ पे जनरली उसको हम लोग मलिना कहते हैं। ठीक है, मलिना जनरली जो है ब्लीडिंग फ्रॉम अपर GI ट्रैक्ट। मलिना क्यों होता है पेशेंट में, ब्लीडिंग फॉर अपर GI ट्रैक्ट। दोस्तों जनरली क्या होता है, जरा सा एक डायग्रामेटिक जरा सा हम लोग जरा सा एक देख लेते हैं यहाँ पे। जनरली समझो यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या होता है दोस्तों, समझो सॉरी, जब समझो दोस्तों यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पे समझो अपर GI ट्रैक्ट से समझो कहीं पे ब्लीडिंग वगैरह है, फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को ये इसोफेजल वायरेसिस वगैरह है, इसोफेजल वायरेसिस में से समझो यहाँ पे कई बार ब्लीडिंग वगैरह है, तो ये ब्लड जनरली ऊपर से नीचे नीचे आते 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 यहाँ पे स्टूल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर से नीचे आते आते ये कलर ब्लैक कलर होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टूल ऊपर से जनरली नीचे आते आते यहाँ पे ब्लैक कलर स्टूल वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो जनरली ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को वहाँ पे अपर GI ट्रैक्ट से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट है, मतलब यहाँ पे समझो यहाँ पे इसोफेजल वायरेसिस से यहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट है। तो ऐसे केसेस में वगैरह क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ब्लैक एंड टेरी स्टूल कलर का स्टूल वगैरह जो है जनरली मलिना है अपर GI ट्रैक्ट ब्लीडिंग से, यह पेशेंट को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बाद में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो रेडिश कलर का स्टूल है। रेडिश कलर का स्टूल मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लोअर GI ट्रैक्ट ब्लीडिंग ड्यू टू ट्यूमर्स, हेमोराइड्स, फिशर और इन्फ्लामेशन प्रोसेसेस।
लोअर जीआई ट्रैक्ट मतलब जो हमारा एनल वगैरह रीजन वगैरह है, या फिर असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन वगैरह, जो लार्ज कोलॉन से यहाँ पे समझो ब्लीडिंग वगैरह आती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग डायरेक्ट यहाँ पे रेक्टम में आके पेशेंट का स्टूल में मिक्स हो जाता है। तो जनरली ये रेडिश कलर का स्टूल रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो लोअर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से हेमोरॉइड्स में से या फिर वहाँ पे लार्ज कोलॉन में से ये यहाँ पे ब्लीडिंग से रेडिश कलर का स्टूल वगैरह यहाँ पे दिखाई दे सकता है। जनरली इस टाइप के जो स्टूल वगैरह रहते हैं, जनरली कैसा होता है, फिर लोअर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट में हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों एक बार मज़ेदार केस बताता हूँ आपको इस बार, ठीक है। हमारे जो नेट की पीजी एग्ज़ाम्स वगैरह रहती है, नेट पीजी एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि मलिना क्यों, मतलब मलिना के कॉजेस क्या रहते हैं या फिर मलिना क्यों होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में थे कि अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग या फिर लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, या फिर वहाँ पे और ज़रा सा दो ऑप्शन थे कि बोथ ऑप्शंस वगैरह थे। तो ऐसे में क्या दोस्तों, हम लोगों ने ज़रा सा एक कैसा रहता है कि रेडिश कलर है, तो नीचे से संडास आए तो मतलब मोशन वगैरह आए तो ये रेडिश रहता है, और ऊपर से आए तो समझो वहाँ पे ब्लड, ऊपर से समझो ब्लीडिंग वगैरह अपर जीआई ट्रैक्ट से है, तो नीचे आते 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 ये कलर कैसा ब्लैक कलर हो जाता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोगों ने भी लॉजिकली सॉल्व किया था, और अच्छी तरह से हम लोगों को ये सब हमारे बच्चों का भी ये करेक्ट राइट आंसर आया था, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे रेडिश कलर स्टूल वगैरह है तो जनरली लोअर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, और ब्लैक कलर टेरी कलर का स्टूल है तो अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये हो गया। बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्ले कलर स्टूल वगैरह है, तो क्ले कलर स्टूल मतलब जो ऐसे ग्रे कलर का स्टूल वगैरह है, तो जनरली ये ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये स्टूल वगैरह होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने क्ले कलर स्टूल वगैरह ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में देखा होगा कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल फ्लो इंटेस्टाइनल में आ नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में स्टूल का जो कलर है, स्टूल का कलर है, ऐसे ऐसे केसेस में क्ले कलर का स्टूल ऐसे पेशेंट में हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कलर में ज़रा सा ये देख लेना कि दोस्तों यहाँ पे डायग्रामेटिक भी आप ज़रा सा यहाँ पे देख लेना कि कौन से कलर में ऐसे जनरली कौन सी कंडीशन में पेशेंट को स्टूल कौन सी कंडीशन में कलर वगैरह कैसे डिफाइन करना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कलर हो गया, समझो यहाँ पे कलर में पेल कलर स्टूल विथ ग्रीसी अपीयरेंस है, ठीक है। पेल कलर है स्टूल का, और यहाँ पे ग्रीसी अपीयरेंस है। ग्रीसी मतलब एकदम ऐसा जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि वहाँ पे फैट कंटेंट्स वगैरह है, या फिर अनडाइजेस्टेड फैट वगैरह है। तो ऐसे ऐसे केसेस में ग्रीसी कलर का रहता है, पेल कलर का स्टूल रहता है। तो जनरली ये पैनक्रेटिक डिफिशियंसी की वजह से, यहाँ पे माल अब्सॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे पेशेंट को ये स्टूल वगैरह ऐसे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पैनक्रेटिक जो एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब चीज़ों से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। समझो वहाँ पे डिफिशियंसीज है वहाँ पे एंजाइम्स की, पैनक्रेटिक एंजाइम्स की। तो जनरली पैनक्रेटिक एंजाइम की डिफिशियंसी रहती है तो हमारे बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट का अब्सॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो ये अनडाइजेस्टेड फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टूल में से ऐसे ही पास हो जाते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में वगैरह पेल कलर और स्टूल विद ग्रीसी अपीयरेंस का रहता है, मतलब चिपचिपा स्टूल रहता है, फैट कंटेंट रहता है ना उसमें। इसलिए ऐसे केसेस में वगैरह पैनक्रेटिक डिफिशियंसीज वगैरह हो सकती है। तो हम लोगों को उसके हिसाब से ज़रा सा रूल आउट करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ज़रा सा हम लोग ग्रॉस एग्जामिनेशन में कलर वगैरह होने के बाद अभी क्वांटिटी के बारे में ज़रा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जनरली दोस्तों नॉर्मल जो स्टूल का क्वांटिटी रहता है हर इंसान में 100 to 200 ग्राम पर डे के हिसाब से ये स्टूल पेशेंट में पास आउट हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल रहता है। जनरली समझो पेशेंट कुछ ज़्यादा डाइजेशन मतलब ज़्यादा खाने की आदत वगैरह है, या फिर डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है उसका, तो ऐसे केसेस में वगैरह अनडाइजेस्टेड फैट वगैरह डायरेक्टली स्टूल थ्रू पास होते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार क्वांटिटी पेशेंट की जो स्टूल की ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली पेशेंट का जो स्टूल एग्जामिनेशन है 100 to 200 ग्राम पर डे के हिसाब से ये स्टूल हो सकता है पास जनरली, ठीक है। समझो ये लार्ज बल्कि स्टूल है विथ फ्रोदी एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल्स है, ठीक है। समझो ये फाउल स्मेलिंग स्टूल वगैरह है तो जनरली ये जरा सा डिसऑर्डर्स विथ पुअर फूड ब्रेकडाउन एंड अब्सॉर्प्शन एज इन स्टेटोरिया, ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था पेशेंट का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो ऐसे केसेस में वगैरह हम लोग ये पेशेंट का स्टूल जो है लार्ज रहता है, बल्कि रहता है, वहाँ पे फ्रोदी फेस हो, वहाँ पे फ्रोदिंग वगैरह रहती है, और फाउल स्मेलिंग स्टूल वगैरह जनरली रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। जनरली दोस्तों जो पेशेंट्स वगैरह रहते हैं जो कि प्रोटीन डाइट वगैरह लेते हैं, जो जिम जाने वाले कुछ मेंबर्स वगैरह रहते हैं कि वो ज़्यादा प्रोटीन डाइट वगैरह डाइजेस्ट वो लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप
सभी लोगों के थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि प्रोटीन कितना देना चाहिए, ठीक है। पर केजी बॉडी वेट से तो हिसाब से ठीक है, लेकिन जो कभी भी प्रोटीन पेशेंट को देना वगैरह है तो जनरली पेशेंट को हम लोग जो उसका डाइजेस्टिव पावर कैसा है इसके हिसाब से प्रोटीन डाइट वगैरह देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से ठीक है, लेकिन समझो पेशेंट का डाइजेस्टिव पावर बहुत ही वीक है। जैसे कि हम लोग हमारे आयुर्वेद के बच्चों को पता है कि अग्नि का क्या महत्व है, ये अग्नि के महत्व के हिसाब से हम लोग पेशेंट को प्रोटीन डाइट वगैरह देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो कि पेशेंट एक बेड रिडन है, ठीक है। कैसे है, पेशेंट बेड रिडन है लेकिन उसका वेट है ज़्यादा, और एक पेशेंट है कि समझो जिम वगैरह जाता है, वो एकदम हेल्दी है, ठीक है। समझो बेड रिडन पेशेंट है, पैरालिसिस वगैरह है, उनमें प्रोटीन कितना देना चाहिए, और वही वेट का पेशेंट जो है जिम वगैरह जाना है, वो दोनों को वेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों को एक एग्जैक्टली प्रोटीन जाना चाहिए। लेकिन समझो पेशेंट बेड रिडन है, उसकी डाइजेस्टिव पावर बहुत ज़्यादा वीक है, अग्नि उसका बहुत ज़्यादा कम मतलब कमज़ोर है, तो ऐसे पेशेंट में ऑब्वियसली हम लोगों को ज़रा सा प्रोटीन डाइट उसी हिसाब से देना चाहिए। इसलिए कभी भी पेशेंट को आप हम लोग प्रोटीन डाइट वगैरह एडवाइस करते हैं तो उसकी डाइजेस्टिव पावर मतलब उसकी अग्नि कैसी है, अग्नि मतलब वहाँ पे पेशेंट को जो खाना खाते हैं हम लोग, वो खाना पचना भी चाहिए, ये सब चीज़ें भी ज़रा सा हम लोगों को वहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने पैरालिसिस पेशेंट का एग्जांपल लिया, हमें बेड रिडन पेशेंट का, वहाँ पे उसकी डाइजेस्टिव पावर मतलब उसका अग्नि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस पेशेंट में हम लोगों को प्रोटीन डाइट उसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब उसके हिसाब से डाइजेस्टिव पावर मतलब अग्नि कितना है उसके हिसाब से देना चाहिए। और जो हेल्दी पेशेंट है उसका डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा है, अग्नि बहुत अच्छा है, कुछ भी खाने के बाद अच्छे तरह से उसको डाइजेशन होता है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे है, तो पेशेंट को हम लोग अच्छी तरह से डाइट वो में प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, ठीक है। सो अग्नि की परीक्षा कैसे करते हैं कि पेशेंट को वो खाना खाने के बाद वगैरह भूख समझो 3-4 घंटों बाद वगैरह भूख अच्छी तरह से लगनी चाहिए। समझो पेशेंट को भूख अच्छी तरह से लग रही है तो उसका डाइजेस्टिव पावर ऑब्वियसली अच्छा है, तो इसके हिसाब से हम लोग प्रोटीन डाइट भी थोड़ा 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 करके इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी बॉडी वेट के हिसाब से समझो इतना इतना समझो 40 ग्राम वगैरह प्रोटीन डाइट वगैरह पेशेंट को समझो आया, तो डायरेक्टली 40 ग्राम ऐसे देना नहीं रहता है, कभी भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को प्रोटीन डाइट स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करके उसकी डाइजेस्टिव पावर देख के उसके हिसाब से हम लोगों को प्रोटीन डाइट ज़रा सा हम लोगों को सेटल करना रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कभी भी प्रोटीन डाइट देने से पहले पेशेंट का जो डाइजेस्टिव पावर है या फिर अग्नि है उसका ज़रा सा ध्यान में रख के ही हम लोगों को प्रोटीन डाइट पेशेंट में देना रहता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में समझो पेशेंट को जो डाइजेस्टिव पावर वीक है, तो ऐसे पेशेंट में समझो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट वगैरह देते या फिर फैटी कंटेंट्स वगैरह देते, तो ऐसे केसेस में लार्ज बल्कि फ्रोदी या फाउल स्मेलिंग स्टूल्स वगैरह भी पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं उसका ओडर कैसा होना चाहिए, ठीक है। जनरली दोस्तों जो नॉर्मल स्टूल ओडर ड्यू टू इंडोल और स्कैटोल मतलब जो स्टूल फर्मेंटेशन में वगैरह जो इंडोल कैटोल नाम के केमिकल्स वगैरह यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इंडोल कैटोल की वजह से यहाँ पे स्टूल को ऑर्डर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। विच आर फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन एंड प्यूट्रिफिकेशन। जो स्टूल की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस रहती है, वहाँ पे स्टूल फॉर्मेशन प्रोसेस में इंडोल स्कैटोल नाम के जो केमिकल्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से ये स्टूल को ऑर्डर आता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। फाउल स्मेलिंग स्टूल वगैरह भी कई बार हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंदी बास आती है स्टूल से, तो जनरली अनडाइजेस्टेड जो प्रोटीन वगैरह रहते हैं या फिर बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ऐसे केसेस में जनरली ये सब चीज़ें वगैरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि पेशेंट का अग्नि देख के या पेशेंट को या फिर डाइजेस्टिव पावर देख के हम लोगों को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डाइट वगैरह सजेस्ट करना रहता है। जैसे अनडाइजेस्टेड वगैरह रहता है तो फॉल स्मेलिंग ऑर्डर वगैरह आ जाता है स्टूल को, ठीक है। बाद में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड थ्रू स्टूल, ठीक है। कई बार पेशेंट को हम लोग जो ग्रॉस एग्जामिनेशन में पेशेंट का म्यूकस और या फिर वहाँ पे ब्लड वगैरह देखने के लिए भी यहाँ पे हम लोग स्टूल पर ऑकल्ट ब्लड वगैरह एग्जामिनेशन करते हैं। म्यूकस थ्रू स्टूल, ठीक है। जनरली म्यूकस मतलब चिपचिपा पार्ट रहता है, म्यूकस थ्रू स्टूल सीन इन सीवियर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट या फिर म्यूकस कोलाइटिस, ठीक है। या फिर कई बार कोलाइटिस वगैरह रहता है तो पेशेंट को जो लार्ज कोलोन वगैरह है वहाँ पर कोलोन में वगैरह इन्फ्लामेशन वगैरह रहता है, तो ऐसे केसेस में वगैरह जैसे स्टूल में से थ्रू म्यूकस वगैरह दिखाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों कभी भी स्टेटोरिया हो गया, म्यूकस थ्रू स्टूल वगैरह हो गया, तो जरा सा पेशेंट की अच्छी तरह से हिस्ट्री टेकिंग वगैरह लेने चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली ये कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में वगैरह कई बार पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ स्टूल एग्जाम नहीं, सिर्फ म्यूकस स्टूल में जाता है तो जनरली कॉन्स्टिपेशन और म्यूकस कोलाइटिस हमारे ध्यान में रहना चाहिए। बाद में समझो पेशेंट में म्यूकस विथ ब्लड है, ठीक है, म्यूकस विथ ब्लड है, तो जनरली दोस्तों ये क्या होता है म्यूकस टू थ्रू ब्लड वगैरह जनरली कुछ हमारे
कुछ डिसीजेस वगैरह है, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशंस वगैरह रहते, तो हम लोगों को ज़रा सा वहाँ पे ज़रा सा नोट डाउन कर लेना है कि जनरली समझो बैसिलरी डिसेंट्री वगैरह है। कई बार बैसिलरी डिसेंट्री मतलब कई बार फूड पॉइजनिंग में वगैरह क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइनल में ज़रा सा कुछ छाले वगैरह मतलब अल्सरेशंस भी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार ये बैसिलरी डिसेंट्रीज में वगैरह ये म्यूकस एंड ब्लड देखा जा सकता है। ठीक है, बाद में कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस है दोस्तों। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी कई बार ये म्यूकस विथ स्टूल, जो सीवियरिटी जैसी जैसी बढ़ती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, वैसे वैसे पेशेंट में म्यूकस एंड स्टूल में ब्लड वगैरह ये देख सकते हैं। तो ऐसे केसेस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के वहाँ पे ज़रा सा ये सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग पेशेंट में DMRD मतलब डिसीज मॉडिफाइंग जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं, या फिर कई बार जो जैसे कि मेसोकॉल का एनिमा वगैरह, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को कई बार देना पड़ता है ऐसे म्यूकस विद ब्लड के पेशेंट में, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में। ठीक है, बाद में कई बार समझो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, वहाँ पे भी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के हिसाब से भी ये कई बार म्यूकस एंड ब्लड आ जाता है ब्लड में। ठीक है, बाद में अमीबियोसिस के भी जो सीवियर केसेस रहते हैं, इसी हिसाब से एंटेराइटिस के भी जो सीवियर केसेस रहते हैं, वहाँ पे अल्सरेशंस वगैरह है इंटेस्टाइनल फ्लोरा में। तो ऐसे केसेस में भी हम लोगों को ये म्यूकस एंड ब्लड देखा जा सकता है स्टूल में दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रा सा आप लोगों को ये आप स्टूल एग्जामिनेशन ग्रॉस एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना रहता है। ठीक है, क्योंकि स्टूल में पेशेंट को आप हिस्ट्री टेकिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोविजनल डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, समझो पेशेंट ने बताया कि मेरे स्टूल जैसा चिपचिपा जाता है या फिर ऐसा फ्रोदिंग वगैरह रहता है, तो ऐसे केसेस में स्टेटोरिया करके हम लोग उसको अच्छी तरह से हिस्ट्री टेकिंग में उसका डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं। उसके हिसाब से एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स वगैरह और ज़्यादा कुछ है क्या। ठीक है, या फिर कई बार समझो एनल रीजन में इचिंग वगैरह है, और वहाँ पे पेशेंट को स्टूल में वगैरह कई बार उसने बोला कि कुछ ये रहता है, तो इसमें हम लोग एस्केरेसिस वगैरह जो है मतलब जो वर्म इन्फेस्टेशंस वगैरह है, उसके हिसाब से भी हम लोग वहाँ पे जो प्रोविजनल डायग्नोसिस हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रॉस एग्जामिनेशन में जो जो कुछ भी है, कलर है, कंसिस्टेंसी है, या फिर म्यूकस ब्लड वगैरह है, ये सब चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे अच्छी तरह से देखना चाहिए कि स्टूल एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस एग्जामिनेशन। अभी दोस्तों हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जनरली दोस्तों हम लोग ये पैथोलॉजिस्ट वगैरह जो है स्टूल एग्जामिनेशन पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते, तो पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उसके में WBC है क्या, RBCs है क्या, वहाँ पे कुछ अदर पार्टिकल्स वगैरह कुछ फाइंड आउट होते हैं क्या, इस चीज़ें वहाँ पे देखा जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जनरली वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में समझो प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स वगैरह है क्या, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह है क्या, ये देखेंगे। ठीक है, समझो वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो जनरली ये बैसिलरी डिसेंट्री, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखा कि जो इन्फेक्टिव डायरिया रहता है वहाँ पे भी देखा जा सकता है। ठीक है, बाद में समझो क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में, साल्मोनेला के इन्फेक्शन में, ई कोलाई डायरिया वगैरह है, या फिर फिस्टुला वगैरह है इन एनो, वहाँ पे फिस्टुला में समझो वहाँ पे कई बार पस फॉर्मेशन वगैरह होता है, तो कई बार ये डेड WBCs वगैरह वहाँ पे देखे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाद में लोकलाइज एब्सिस वगैरह है, मतलब जनरली पस फॉर्मेशन वगैरह जरा लग रहा है, तो ऐसे केसेस में वगैरह हम लोगों को ज़रा सा यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, अमीबियोसिस और टाइफाइड के केसेस में भी ये ल्यूकोसाइट्स वगैरह ये यहाँ पे स्टूल में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है कि ये RBCs वगैरह भी स्टूल में प्रेजेंट है क्या। समझो RBCs वगैरह प्रेजेंट है, तो जनरली हम लोग जो स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह वहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, ये भी कंजुगेटिव 3 डेज के लिए करना रहता है, और मैक्सिमम मोर देन 2 डेज के लिए समझो वहाँ पे ऑकल्ट ब्लड जो है पॉजिटिव आया, तो जनरली हम लोग पेशेंट को कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी वगैरह पेशेंट को एडवाइस करते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी ज़रा सा डिटेल में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे समझो ब्राइट रेड कलर का स्टूल है, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जनरली ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर GI ट्रैक्ट से है, तो ब्राइट रेड कलर का स्टूल आता है, मतलब फ्रेश ब्लड आता है इसमें स्टूल में। ठीक है, और ब्लैक और टेरी कलर का ब्लड है समझो वहाँ पे, तो जनरली अपर GI ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग है, वहाँ से अपर GI ट्रैक्ट से ब्लीडिंग में या जनरली ब्लैक और टेरी कलर का स्टूल वगैरह यहाँ पे पाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और बाद में देखते समझो यहाँ पे कि स्टूल एग्जामिनेशन में समझो यहाँ पे स्टेटोरिया वगैरह है, मतलब प्रेजेंस ऑफ फैट वगैरह देखना है, तो उसको हम लोग स्टेटोरिया कहते हैं दोस्तों। दोस्तों स्टेटोरिया वगैरह है माल अब्सॉर्प्शन में, मतलब जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की पैनक्रेटिक डिफिशियंसीज की वगैरह, पैनक्रेटिक इनसफिशियंसीज की वजह से ये जो स्टूल वगैरह होता है, तो ऐसे केसेस में वगैरह स्टेटोरिया पाया जाता है जनरली माल अब्सॉर्प्शन की वजह से, या फिर डिफिशियंसी ऑफ पैनक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखा, और डिफिशियंसी ऑफ बाइल वगैरह उसमें है, तो अच्छी तरह से स्टूल प्रोसेसिंग नहीं होता। स्टूल में जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल हुए, मतलब जो हमारा खाना वगैरह खाते हैं, वो अच्छे तरह से डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से, कार्बोहाइड्रेट फैट उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो ये अनडाइजेस्टेड जो फैट वगैरह है निकलता है, तो स्टेटोरिया वगैरह कई बार ऐसे पेशेंट में
देखा जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग कुछ पैरासिटिक कुछ इन्फेक्शंस वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट अच्छी तरह से वो एग्जामिनेशन करते हैं, और वहाँ पे समझो कई बार वहाँ पे समझो हेलमिंथिक इन्फेक्शंस वगैरह है, तो जनरली वहाँ पे उनको उन्होंने वो देख के उसका कौन सा स्पीसीज वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको देखा देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स वगैरह है, अच्छी आप सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पैरासिटिक इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं, तो ये जनरली हमारे स्टूल एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से डायग्नोस हो जाता है दोस्तों यहाँ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स यूजुअली सैंपल्स ऑन एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज आर एग्जामाइंड। जैसे हम लोगों ने बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए पेशेंट को ये स्टूल सैंपल ऐसे कुछ स्पेशल केसेस में वगैरह देने पड़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जनरली समझो यहाँ पे प्रोटोजोल इन्फेक्शन वगैरह है, इंटामेबा हिस्टोलाइटिका है क्या, जियार्डिया लैम्बिला है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे डायग्नोस हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। या फिर समझो कि ये पेशेंट में हेलिमिंथिक इन्फेक्शन है, तो कौन से स्पेसीज के हैं, जैसे कि समझो निमेटोड्स है, वहाँ पे विपवर्म है या फिर हुकवर्म है, इसके हिसाब से समझो सिस्टोड्स है, तो वहाँ पे टेपवर्म वगैरह है क्या, इनके स्पेसीज भी हम लोगों को पता चलता है यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन में, और उसके हिसाब से हम लोगों को कौन से एंटी हेलमिंथिक ड्रग वगैरह देने हैं, ये आप लोग हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कई बार टेपवर्म हुकवर्म के लिए वगैरह दरअसल हमारी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो सकती है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अभी हम लोग जरा सा केमिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। केमिकल एग्जामिनेशन में जनरली हम लोग स्टूल का पीएच वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह रोल आउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जनरली समझो स्टूल का पीएच जो है वो डिपेंड्स कौन से कंडीशन में रहता है, डिपेंड्स ऑन डाइटरी इंटेक, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ों के हिसाब से हम लोग स्टूल का पीएच देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। समझो यहाँ पे अल्कलाइन स्टूल वगैरह है, ठीक है, पीएच समझो पेशेंट की मोर देन 7.2 ये से ज़्यादा वगैरह है, तो ऐसे केसेस में जनरली कोलाइटिस है, विलियस एडिनोमा है। विलियस एडिनोमा मतलब एक न्यूप्लास्टिक कैंसर का पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में वगैरह पाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कोलाइटिस, विलियस एडिनोमा कैंसर के टाइप में वगैरह, या फिर डायरिया और एंटीबायोटिक थेरेपी में वगैरह ऐसे अल्कलाइन स्टूल वगैरह पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे जनरली, ठीक है। बाद में एसिडिक स्टूल वगैरह कौन सी कंडीशन में पाया जाता है, मतलब लेस देन समझो 7.2 से पीएच कम है या फिर 7 से पीएच कम है, तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है, जो सिर्फ फैट अब्सॉर्प्शन, फैट का माल अब्सॉर्प्शन वगैरह हुआ है, या फिर डाइसैकेराइड डिफिशियंसीज वगैरह है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का माल अब्सॉर्प्शन वगैरह है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है जनरली दोस्तों यहाँ पे, जो केमिकल एग्जामिनेशन में जो स्टूल का है पीएच लेस देन 7 वगैरह, मतलब एसिडिक पीएच वगैरह यहाँ पे देखा जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों हम लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे जनरली जो स्टूल एग्जामिनेशन वगैरह अच्छी तरह से हम लोगों ने अभी देखा है दोस्तों, ठीक है। इसमें स्टूल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और ग्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे देखी है। यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन में जो जनरली जो जनरल एग्जामिनेशन है या फिर वहाँ पे जो ग्रॉस एग्जामिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जो कि हम लोग मैक्सिमम पार्ट जो है ये हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट का कवर करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको स्टूल एग्जामिनेशन के हिसाब से जो हिस्ट्री वगैरह प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने मेडिसिन लेक्चर्स में जो हिस्ट्री टेकिंग में अच्छी तरह से बहुत ही डिटेल में वहाँ पे हम लोगों ने देखा है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से स्टूल एग्जामिनेशन में क्या क्या पार्ट्स वगैरह आते हैं या फिर उसको हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन वगैरह करना रहता है, ये डिटेल में हम लोगों ने अभी इसमें देखा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बाद अभी हम लोग एक स्टूल एग्जामिनेशन का एक रिपोर्ट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक पेशेंट का समझो रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन किया है, जनरली पेशेंट समझो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह पेशेंट में थे, स्टूल वगैरह पेशेंट में ज़रा सा, और पेशेंट का एनीमिया भी था, इसलिए ज़रा सा फाइंड आउट वगैरह करने के लिए हम लोगों ने स्टूल एग्जामिनेशन वगैरह पेशेंट का किया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जनरली समझो स्टूल एग्जामिनेशन जो रूटीन एग्जामिनेशन है, रूटीन एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले देखा था हम लोग कलर कैसा है, ठीक है। कलर पेशेंट का समझो यहाँ पे ग्रीनिश कलर का स्टूल है दोस्तों, जहाँ पे ग्रीनिश कलर का स्टूल कौन से कंडीशन में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ग्रीनिश कलर का स्टूल हम लोगों ने कौन से कंडीशन में देखा था, जरा से यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ग्रीन कलर का स्टूल वगैरह है, तो जनरली पेशेंट को क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, एंटीबायोटिक्स है या फिर बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने पेशेंट का ग्रीन कलर का इन्फेक्शन देखा था। सो दोस्तों ये पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी पे है, इसलिए पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कलर का मोशन वगैरह हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग जरा सा दूसरे पार्ट पे फोकस करते हैं, उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब पेशेंट को लिक्विड कलर का स्टूल वगैरह हो रहा है, तो जनरली पेशेंट डायरियल के पेशेंट में लिक्विड कलर का स्टूल वगैरह हो रहा था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। डायरिया के पेशेंट में लिक्विड कलर का स्टूल वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। पीएच उसकी क्या है 6.0 है, मतलब एसिडिक फॉर्म में है, तो एसिडिक फॉर्म में जो पीएच वगैरह रहता है, तो हम लोगों ने एसिडिक फॉर्म में पीएच कौन सा देखा था दोस्तों यहाँ पे, जो जनरली डायरिया जो एसिडिक फॉर्म में पीछे कार्बोहाइड्रेट माल अब्सॉर्प्शन, फैट माल अब्सॉर्प्शन और डाइसैकेराइड डिफिशियंसी के केसेस में वगैरह ये जनरली ये एसिडिक पीएच हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है।
और ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे डायरेक्ट आरबीसीज वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा जी, ठीक है। ब्लड एब्सेंट है, म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब माल अब्सॉर्प्शन की केस है यहाँ पे, अच्छी तरह से फैट अब्सॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रहा, इसलिए म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और केमिकल एग्जामिनेशन में ऑकल्ट ब्लड जो है, ऑकल्ट ब्लड पेशेंट में पॉजिटिव है, इसलिए पेशेंट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को जनरली 3 डेज के लिए, कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन आगे करवाना चाहिए रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडी शुगर पेशेंट को ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन में पॉजिटिव आया है, तो आगे भी पेशेंट को ये 3 दिन 2 दिन के लिए करवाना पड़ता है, और समझो 3 दिन में 2 से ज़्यादा बार, 2 बार ये ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव आता है, तो पेशेंट को हम लोग कोलोनोस्कोपी वगैरह करवाना चाहिए। वहाँ पे कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या, जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, ऑकल ब्लड पॉजिटिव है, तो जनरली कोलाइटिस की केस है क्या, ये चीज़ें जरा सा हम लोगों को जरा सा यहाँ पे डायग्नोस करवाना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया केमिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। बाद में केमिकल एग्जामिनेशन में के बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कुछ वेजिटेटिव सेल्स वगैरह है क्या, मतलब कुछ इन्फेक्टिव सेल्स वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ओवा नॉट फाउंड, सिस्ट नॉट फाउंड, बैक्टीरिया प्लस प्लस, मतलब वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्लस प्लस 3+ है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, ठीक है। और आरबीसी 2 to 4 है, पस सेल्स 4 to 6 है, मतलब जो डब्ल्यूबीसी हम लोगों ने देखा था वो, ठीक है। बाद में फैट ड्रॉपलेट्स वगैरह प्रेजेंट है और दस नील है। तो ऐसे केसेस में समझो यहाँ पे क्या क्या है पेशेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पे जनरली पेशेंट में समझो यहाँ पे ब्लड भी म्यूकस ऑकल ब्लड पॉजिटिव है, इसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है और बैक्टीरिया भी प्लस प्लस है। तो जनरली ये केस क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कोलाइटिस के जो लार्ज इंटेस्टाइन में पैथोलॉजी है, इसके हिसाब से यहाँ पे फैट्स वगैरह प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, तो जनरली हमारा ये पेशेंट के सिम्टोमेटिक जो उसकी हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर तरीके से लिए, तो ये थोड़ा सा अब्डोमिनल पेन वगैरह उस रीजन में होता है, तो कोलाइटिस ज़रा सा ये सस्पेक्टेड ऐसे केसेस में वगैरह हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फैट भी प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, या फिर वहाँ पे ब्लड भी पॉजिटिव है, तो ये जनरली ज़रा सा हम लोगों को देखना चाहता है कि कुछ अल्सरेशन वगैरह कुछ वहाँ पे हुए है क्या। ये सब चीज़ें ज़रा सा नोट डाउन करने के बाद हम लोगों का प्रोविजनल डायग्नोसिस बनता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग वहाँ पे कोलोनोस्कोपी वगैरह एडवाइस करके हमारा जो डायग्नोसिस है वो कंफर्मेशन हो जाता है दोस्तों ऐसे केसेस में वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टूल एग्जामिनेशन है वो जितना अच्छी तरह से हो सकता है हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट स्टूल का, इसलिए ये अच्छी तरह से ये लेक्चर्स नोट डाउन कर लेना, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस में भी अच्छी तरह से यूजफुल कर लेना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।